हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हिंदी से संबंधित यूपीपी बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की जो है एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। आप ये मत देखिएगा यहाँ पे कि ये प्रैक्टिस है 2 लिखा है तो ये सिर्फ 2 है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 9 से 10 प्रैक्टिस क्लासेस दे चुका हूं, वो टॉपिक वाइज था। ये आपको मैं लेके अब चला हूं कि हाँ जो है जिस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसमें ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपको हिंदी के वर्दी सीरीज दोबारा नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, जो तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। देखिए एक शब्द है तुलसीकृत, इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो कौन सी विभक्ति आपको मिलेगी। तो यहां पे सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भैया समास क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक जो शब्दों के योग को क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। और करण कारक में यहां पे किस चीज को पूछा गया है, करण कारक पूछा गया है। तो जो करण कारक होता है दोस्तों, करण कारक में कौन सा जानते हैं विभक्ति होती है, के होता है या के द्वारा होता है। क्या होता है, के या के द्वारा आपको देखने को मिलता है विभक्ति के रूप में। समझ में आया। तो यहां पे भैया कौन सा होगा, करण कारक की बात आई है, के या के द्वारा होता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। आपको बताना है कौन सा जोड़ी जो है यहाँ पे सही नहीं है। जो बहुत बोलते हैं उन्हें वाचाल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता है उसे आगे कहा जाता है, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो मापा ना जा सके उसे अपरमेय बोलते हैं, हाँ ये भी आपका बात जो है ये बिल्कुल वाक्यांश आपका सही है। और आपका पूछा गया जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय बोलते हैं, नहीं दोस्तों उसे हम विश्वसनीय नहीं बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनुकरणीय। क्या बोलते हैं, अनुकरणीय। समझ में आया, बिल्कुल अनुकरणीय होगा। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकरणीय बोलते हैं, विश्वसनीय बिल्कुल दोस्तों नहीं बोलते हैं। तो यहां पर आपका पूछा क्या गया था, सही जोड़ी नहीं है। तो कौन सी सही जोड़ी नहीं है, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। देखिए हर एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रश्नों को रखा करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वशक्तिमान होगा, लौह पुरुष होगा, अभेद्य होगा या दुर्भेद्य होगा। तो जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं भैया, उसे बोलते हैं अभेद्य। क्या बोलेंगे, अभेद्य बोलते हैं। जिसे भेदा नहीं जा सकता है उसे अभेद्य बोलते हैं। अब भैया दुर्भेद्य क्या होता है, फिर क्या होता है दुर्भेद, तो दुर्भेद होता है कि जिसे भेदा तो जा सके लेकिन कठिनाई से भेदा जा सके। जो क्या हो, जो कठिनाई से भेदा जा सके। देखिए भेदा जा सकता है लेकिन कैसे होता है, तो भैया ये कठिनाई से भेदा जा सकता है उसे दुर्भेद बोलते हैं, और जिसे भेदा ही नहीं जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, अभेद्य बोलते हैं। समझ में आया। सर्वशक्तिमान भैया क्या होता है, तो सर्वशक्तिमान का मतलब तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे, जो क्या हो, जो सर्वशक्ति संपन्न हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, जो हर एक चीज में क्या हो, शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान। समझ में आ गया। अब लौह पुरुष क्या होता है, तो जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लौह पुरुष बोलते हैं। फिलहाल यहां पे प्रश्न किया गया था आपसे कि जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा आपका अभेद। ध्यान रखिएगा। देखिए अभेद और दुर्भेद में मैंने अंतर भी बताया। जिसे भेदा ही नहीं जा सकता है वो अभेद कहलाता है, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे हम बोलते हैं दुर्भेद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याल, उरंग, पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए व्याल के बाद कामा होना चाहिए, उरंग के बाद कामा, पनंग ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, भौरा के हैं, हाथी के हैं, सियार के हैं या सांप के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, सांप के हैं। देखिए व्याल हो गया आपका,
उरंग हो गया, आपका पनंग हो गया, आपका नाग हो गया। देखिए और सब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, यहाँ ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे नाग हो गया आपका, आपका विषधर हो गया, क्या हो गया, देखिए बहुत सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही भुजंग हो गया, ठीक है, भुजंग हो गया, अहि हो गया, अहि माने भी क्या होता है, अहि माने भी दोस्तों क्या होता है, अहि माने भी सांप होता है। देखिए अंतर जान लीजिए, आली, आली और अहि में अंतर है। आली का मतलब होता है भौरा, आली का मतलब क्या होता है, आली का मतलब होता है भौरा, जबकि अहि का मतलब क्या होता है, तो अहि का मतलब होता है सांप। एक और पर्यायवाची शब्द क्या है, फड़ीस, फड़ीस भी किसका है, तो ये सभी शब्द आपके सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्याल, उरंग, पनंग, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, फड़ीस, ये सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। और यही तो इसमें पूछा गया था कि भैया व्याल, उरग, पनंग ये ऐसे शब्द हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन डी, डी मतलब सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम बात करें भंवरा की पर्यायवाची, तो भैया भंवरा की पर्यायवाची कुछ बता दीजिए, तो आपका भ्रमर, कौन सा, नोट कर लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, भ्रमर हो गया आपका, भंवरा तो हो ही गया, ठीक है, भंवरा हो गया, भ्रमर हो गया, ठीक है, मधुप हो गया, मधुप क्या होता है, चलिए लिख ही देते हैं जिससे और क्लियर हो जाता है। देखिए भंवरा का क्या होगा, तो भंवरा का होता है भ्रमर, क्या होता है, भ्रमर होता है। इसके अलावा एक और क्या हो गया, भ्रमर के अलावा एक आपका हो गया भंवरा, क्या होता है, भंवरा, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ये तो आप जानते ही होंगे। तो एक आपका भ्रमर हो गया, एक आपका भंवरा हो गया, भौरा का आप बता ही रहे हैं, मधुप, मधुप या मधुकर, मधुप या मधुकर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका भंवरा का पर्यायवाची है। सिलीमुख, 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 सिलीमुख भी क्या है आपका, भंवरा का पर्यायवाची है। देखिए अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आली, आली का मतलब क्या होता है, आली का मतलब भी आपका भंवरा होता है दोस्तों। जबकि यहाँ पे देखिए आया है हाथी शब्द, हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो आपका गज हो गया, मतंग हो गया, गजेंद्र हो गया, मदकल हो गया, ये सभी आपके हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। देखिए कितना डिटेल्ड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लग रही हो भैया तो कंजूसी मत करा करो, एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो के लिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके की वीडियोस आपको पर डे मिलती है। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब फिर समझ में आएगा कि हाँ अरे सर तो बहुत बढ़िया कराए थे, काश मैं एग्जाम नाथ यूट्यूब चैनल पर अपनी तैयारी किया होता। क्योंकि इससे पहले जो आपका जो रद्द हो चुका है 17 और 18 फरवरी का एग्जाम, उसमें कम से कम 20 से 25 प्रश्नों के बीच में महज 25 दिन में तैयारी करवा पाया था। क्योंकि बिल्कुल मैं ओपनिंग किया था 22 जनवरी को, मेरी पहली क्लास पड़ी हुई थी, और वहां से लेकर 17-18 फरवरी तक 20 से 25 प्रश्न हिंदी के डायरेक्टली आपको देखने को एग्जाम पेपर में मिले थे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप जो है शायद शेखर सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करिए, शॉर्ट्स वीडियोस भी मैंने बना करके डाला हुआ है, तो आप चेक करेंगे, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, आपका रिलायंस जरूर बढ़ेगा। और जब आप विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भला होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बेहतर से बेहतर वीडियो पर डे देने का प्रयास एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल करता है। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पढ़ा नहीं जाता, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या अवधिवाच्य? तो यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहां पढ़ा नहीं जाता वाच्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो दोस्तों, जब क्रिया का भाव ही मुख्य हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? भाववाच्य कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना ही कर्म हो, हाँ जो क्रिया हो बल्कि जो क्रिया हो, क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम भाववाच्य कहते हैं। और जो वाच्य होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो यहां पे यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है?
भैया जैनेन्द्र कुमार सम्मानित हैं, भगवती चरण वर्मा भी सम्मानित हैं, अमृतलाल नागर भी सम्मानित हैं, बट मन्नू भंडारी ऑप्शन सी जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों नहीं है। मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक नहीं मिला है। तो जान लीजिए, थोड़ा सा मैं फैक्ट एक बात बता देता हूं यहाँ पे, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब किस फील्ड में दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो ये भी जान लीजिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त जो 24 प्रमुख भाषाओं 24 प्रमुख जो भाषाएं हैं उनमें से प्रत्येक में प्रकाशित जब सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृत्य होती है, मतलब टोटल 24 भाषाएं जो कि क्या है, मान्यता प्राप्त है, जो प्रमुख भाषाएं हैं, इन 24 में से हर एक भाषा से जो सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति होती है उन रचनाओं के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। थोड़ा और जान लेते हैं, ये जो जैनेन्द्र कुमार भैया हैं हमारे कवि महोदय जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं, यह 1966 में मुक्तिबोध 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास एक है, और इसके लिए इनको क्या किया गया था, इनको 1966 में मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि भगवती चरण वर्मा जो है इनको 1961 में मिला है। कब मिला है? 1961 में मिला है, भूले बिसरे चित्र के लिए। किसके लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए इनको मिला है, और ये भी आपका एक क्या है, उपन्यास ही है। जबकि अमृतलाल नागर को भी मिला है। इनको कब मिला है, तो भैया इनको मिला है 1967 में मिला है, अमृत और विष उपन्यास के लिए। किसके लिए? अमृत और विष उपन्यास के लिए इनको मिला है। तो ध्यान से जहां पे देख लीजिए, 1966 में मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को, 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए, और 1967 में अमृतलाल नागर जी को अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जबकि मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक नहीं मिला है। चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग्य, कोट, किला एक प्रकार का वस्त्र है, बलि, उपहार, कर, सरसृद्धे, तालाब। यहां पे आपको जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं, या सभी विसर्ग सघोष हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सभी विसर्ग क्या होते हैं, या सघोष होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि भैया ये जो सघोष वर्ड है, जो अघोष वर्ड है, ये होता क्या है, क्या होता है? जो सभी विसर्ग क्या है, सघोष है। तो 8वें का जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो जान लेते हैं, जिन व्यंजनों एवं वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन नहीं होता है, वे अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन सा, ये वाला सा, शा और सा, ये सब क्या है, ये सब विसर्ग जो है अघोष होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी विसर्ग जो है अघोष होते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये यहाँ पे शायद अघोष होना चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ध्यान से समझ में आया। जिन व्यंजनों एवं वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाती है। और वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन, वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन शा, शा, सा, ठीक है, ये गोल वाला सा, पिचरुआ सा और दंती सा तथा विसर्ग क्या होते हैं, अघोष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यही जो है वाक्य आपका सही वाक्य है, यही सार्थक वाक्य है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? भैया क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। जैसे जैसे थोड़ा सा जान लीजिए क्रिया का जो मूल रूप क्या कहलाता है, तो वो तो धातु कहलाता है। जैसे पढ़, पढ़ से पढ़ना हो गया, तो मूल धातु पढ़ है, पढ़ना हो गया। जैसे खेल, मूल धातु खेल हो गया, खेल से खेलना हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है, ना है, चा है, ड़ा है या सा है? आपको बताना है इसमें नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो ये भी जान लीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक, दो नासिक ध्वनियां होती है। कौन कौन से? थोड़ा ध्यान से यहां पे देखिएगा। अनुस्वार, देखिए कौन कौन से? अनुस्वार और अनुनासिक और अनुनासिक, ये क्या है? ये आपके दो प्रमुख क्या है? ये दो नासिक की ध्वनियां, प्रमुख नहीं, दो ही नासिक की ध्वनियां होती हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक दो नासिक ध्वनियां हैं, जिसमें अनुस्वार जो होता है ना तो व्यंजन होता है और ना ही स्वर होता है। क्या होता है? जो अनुस्वार होता है ना तो व्यंजन होता है और ना ही वो स्वर होता है। जबकि जो अनुनासिक होता है, जबकि ध्यान से देखिए यहां पे, जो अनुनासिक होते हैं, जो अनुनासिक होते भैया वो क्या होते हैं? तो यहां पे ध्यान से देख लीजिए कि हमने बताया आपको कि जो अनुस्वार होता है, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार ना तो व्यंजन हुआ ना तो स्वर हुआ, जबकि अनुनासिक जो होता है उसमें एक व्यंजन होता है। और कौन कौन से उसमें व्यंजन होते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए, आपका रा हो गया, आपका इया हो गया, ठीक है, आपका इया हो गया, आपका रा हो गया, ठीक है। सब में देखिए हलंत लग रहा है, सब में हलंत लगा हुआ आपको मिला। जैसे मां हो गया, ये सभी व्यंजन होते हैं और ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके जो है ये अनुनासिक होते हैं। और क्योंकि ये नासिक के व्यंजन के अंतर्गत अनुनासिक आते हैं, तो नासिक व्यंजन में यहां पे आपको एक देखिए ऑप्शन दिया गया है ना, और इसी तरीके से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। मतलब ना जो है वह नासिक के ध्वनियां हैं, क्योंकि रा, या, रा, ना, मा ये सभी आपके अनुनासिक हैं और ये सब व्यंजन होते हैं। जबकि अनुस्वार जो होता है वो ना तो व्यंजन होता है ना तो स्वर होता है। समझ में आया? तो आपका ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा या एक दिन बोलेंगे पेड़? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दो पंक्तियों के बीच। बिल्कुल, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच एक काव्य संग्रह है। और 2002 में, कब? 2002 में राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? दो पंक्तियों के बीच एक काव्य संग्रह, ये क्या है? यह एक काव्य संग्रह है। ध्यान से आप नोट करते चलिए, बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए। सभी प्रश्न ये एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ना इससे ज्यादा आपको टफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ना तो इससे सरल। ये उम्मीद मत करिएगा कि बहुत ही सरल प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम हॉल में भी आपको एग्जाम क्वेश्चन, जो एग्जाम पेपर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, देखने को मिलेगा। तो तैयारी अभी से जोर शोर से रखिए, जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीपी क्या हो जाए? वर्दी आपको हासिल हो जाए। और अगर एक बार आपको वर्दी हासिल हो जाती है तो आप सरकारी नौकरी वाले होंगे। फिर सोचो क्या होगा? क्या होगा भैया? बहुत अच्छा होता है भैया। जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो तो एवरीथिंग, सब कुछ बेहतर होता है। आप लाइफ में एक सेटल्ड लाइफ जीते हो। एक अच्छी सी शादी कर लीजिएगा, अगर नहीं हुई है तो, अगर हो चुकी है तो भैया ठीक है, उसी के साथ जीवन यापन करिए, फिर मत छोड़िएगा उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1995, 1996, 1997, 1999। 1995 में, 1996 में, 1997 में या 1999 में? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऑप्शन क्या सही है? 1996। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किसे दिया गया था ये भी जान लीजिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ये रचना के लिए मुझे चांद चाहिए। इसी रचना के लिए सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चांद चाहिए
के लिए ही सुरेंद्र वर्मा जी को 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो किस रचना के लिए दिया गया ये भी नोट कर लीजिए, मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 में सुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही बात की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वे धीमे स्वर में बोले, वे धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा, वह धीमे स्वर में बोला। ये ऑप्शन सी आपका जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही बात आपसे पूछा गया है कि सही बात किसमें कहा गया है, तो वह धीमे स्वर में बोला, यही एक सार्थक वाक्य सही वाक्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त करने पर। तो भैया मोक्ष प्राप्त का अगर हम विग्रह करते हैं तो जानते हो क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त का ये होगा आपका मोक्ष को प्राप्त। क्या हो जाएगा आपका, मोक्ष को प्राप्त। तो जो मोक्ष को प्राप्त यहां पे हुआ, तो को जो है यहां पे आपको विभक्ति मिलती है और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास जानते हैं क्या होता है, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम पद जो होता है वो गौड़ होता है तथा अंतिम पद जो होता है वो प्रमुख होता है। प्रथम पद गौड़ और अंतिम पद प्रमुख होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। और मोक्ष प्राप्त का जो समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलेगी, तो भैया मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष प्राप्त का जो विग्रह करेंगे, समास विग्रह करते हैं, मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी तरीके से आपका ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा असमंजस में पड़ना। बिल्कुल, सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस में होना, मतलब असमंजस में पड़ना या असमंजस में होना। ये एक मुहावरा है, सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस में पड़ना। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, हाँ सही है ये बात तो भैया। श्लेष एक शब्द या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये भी बात सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, ये भी सही है। संदेह जहां उपमान में उपमान का संदेह प्रकट किया जाता है, नहीं ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन डी ये आपका विकल्प सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाव विलास और रस विलास कीर्ति के लेखक कौन है। भूषण है, मतिराम है, पद्माकर है या देव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है दो। बिल्कुल, भाव विलास और रस विलास कीर्ति के जो लेखक हैं वो देव साहब हैं। बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं देव नाम से, इसको ध्यान रखिएगा। भाव विलास और रस विलास नामक बहुत ही प्रमुख रचना इन्होंने दिया है। तो इस तरीके से ये 18 प्रश्न आपके लिए थे। कल मैं आपको जो है 19 प्रश्न कराए थे। कल मैंने आपको कितने प्रश्न कराए थे, कल आपको मैंने 19 कराए थे, आज मैंने कराए 18। इस तरीके से पे ये एक समझ लीजिए एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया। 19 और 18 जो है अगर आप जोड़ेंगे तो 37, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हिंदी से संबंधित 37 क्वेश्चन 37 प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप का मैं आपको क्या करता हूं, एक पार्ट में 19 और दूसरे पार्ट में आपको 18 प्रश्न में देता हूं, टोटल 37 प्रश्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्वार्थी कभी मत बनिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे इस वीडियो को देख करके वो भी लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।